आज का लेक्चर जो है ग्रेविटेशनल वेव्स के ऊपर है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स होता क्या है वो हम समझने वाले हैं, उसके बारे में कुछ देखने वाले हैं कि कैसी कैसी मशीन्स, कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए साइंटिस्ट्स के द्वारा जिससे वो वेव्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया है कि स्टोन्स के ऊपर, जब भी आप स्टोन को किसी भी वाटर बॉडी के अंदर फेंकोगे तो आपको वाटर बॉडी के अंदर ऐसा वेव्स बनता हुआ दिखता है। अगर यहाँ पे स्टोन गिरा तो स्टोन के सारे 360 डिग्री ऑल अराउंड द स्टोन आपको ऐसे वेव्स बनते हुए दिखता है। तो जो आपका ग्रेविटेशनल वेव जो है वो भी ऐसा ही वेव है एक तरीके से। आपने लाइन में पढ़ा होगा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द वेव। तो ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल आपको पता होना चाहिए क्या है, इसमें तो मैं बताने नहीं वाला हूँ, ठीक है। और आपके एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स मतलब जो स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल एस्टेरॉयड हो गया, प्लैनेट हो गया, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी होती हैं स्पेस में, वो सब ऑब्जेक्ट्स ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज़ करती हैं। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं रिलीज़ करने के बाद यहाँ पे अर्थ के ऊपर जितने भी मशीन्स और डिवाइसेस होते हैं, इवन तो जो स्पेस में डिवाइसेस होते हैं, वो डिवाइसेस क्या करती हैं, वो वेव्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, मीन्स उनको एब्जॉर्ब करती हैं, उनको डिटेक्ट करती हैं। और डिटेक्ट करने के बाद वो वेव्स के हेल्प से वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टडी की जाती है कि उसका शेप कैसे होगा, वो कितने दूर पर है, कहाँ जा रहा है, अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को मालूम पड़ती है, ठीक है। तो अभी अगर मैं ऐसे वेव्स की बात करूं तो इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपने पढ़ा होगा लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर मैं लाइट स्पेक्ट्रम की बात करूं तो एक लाइट स्पेक्ट्रम में आपका विजिबल लाइट होता है, इंफ्रारेड लाइट होता है, रेडियो एक्टिव लाइट होता है, तो एक्चुअल में वो लाइट नहीं है, और फिर आपका माइक्रोस्कोपिक वेव हो गया आपका, ऐसे बहुत सारे अल्ट्रासोनिक वेव्स हो गया। तो ये सब जो वेव्स होते हैं आपके, ये सब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ये सब आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है यहाँ पे, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज, ठीक है। फिर ऐसे ही जैसे ये वेव्स एग्जिस्ट करते हैं, अभी आपका लाइट आ रहा है, जो मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है, वो भी वेव के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही सेम टू सेम जो प्लैनेट्स, जो एस्टेरॉइड्स या जो भी ऑब्जेक्ट्स स्पेस में हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ साथ ग्रेविटेशनल वेव्स भी जनरेट करते हैं। तो लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स इतने माइन्यूट होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उसको डिटेक्ट करना बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट है। तो ये चीज़ साइंटिस्ट ने बताया था, आइंस्टाइन ने। तो आइंस्टाइन ने ऑलमोस्ट 100 ईयर्स बैक ये चीज़ बताया था कि ऐसे ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट करते हैं स्पेस में, ठीक है। उसके जस्ट 100 ईयर्स बाद मॉडर्न साइंटिस्ट ने ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी बना लिया जिससे वो वेव्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें से ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम लीगो है, उसका शॉर्ट फॉर्म लीगो है, LIGO, लीगो। इसका फुल फॉर्म क्या है? लेज़र इंटरफेरो ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी। देखता हूँ ग्रेविटेशनल, यहाँ पे इंटरफेरो, ठीक है, इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करता है। आई बात समझ में? तो अभी यहाँ पे तो टेक्स्ट बुक में खाली इतना दिया है, और आगे दिया है कि जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, ये इंस्ट्रूमेंट के मतलब मेकिंग में, इसको बनाने में उनका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहा है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स आपको बस इतना ही करना है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये लीगो, इसका फुल फॉर्म याद रख लो, इसका नाम याद रख लो, ये एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बस। सो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है फ्री फॉल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन वाइज, ठीक है। सो चलिए समझते हैं फ्री फॉल क्या होता है। सो फ्री फॉल, सपोज़ मैं एक स्टोन ले रहा हूँ और उस स्टोन को मैंने ड्रॉप कर दिया नीचे,
और सपोज़ कि स्टोन को मैंने ऐसी जगह ड्रॉप किया जहाँ पर स्टोन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके अलावा और कोई फोर्स नहीं, एयर का फ्रिक्शन भी नहीं और एयर का बॉयंट फोर्स भी नहीं। अब आप पूछोगे बॉयंट फोर्स क्या होता है? बॉयंट फोर्स सिंपल एक चीज़ याद रखो, अप थ्रस्ट, मतलब ऐसा फोर्स कि अगर आप नीचे गिर रहे हो तो कोई ऐसा फोर्स जो आपके ऊपर लग रहा है और आपकी स्पीड को स्लो कर रहा है, आपको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। जब भी आप नीचे पैराशूट से कूदते हो, जंप करते हो, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है जैसे आप पैराशूट खोलते हो। क्यों स्लो होती है? बिकॉज जो एयर है आपको रोक रहा है, आपको ऊपर की तरफ फेंक रहा है, प्रेशर ऊपर की तरफ लगा रहा है। नीचे एक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ एयर का फोर्स लग रहा है। आ रही है बात समझ में? लेकिन ग्रेविटी का फोर्स थोड़ा ज़्यादा है एयर के फोर्स से, इसलिए आप नीचे आते हो। लेकिन एयर का फोर्स भी ऊपर लग रहा है, इसीलिए आपकी स्पीड स्लो हो जाती है नीचे आने की। तो उसी को हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। आई बात समझ में? अप थ्रस्ट मतलब ऊपर की तरफ आपको थ्रस्ट मिल रहा है। आ रही है बात समझ में यहाँ तक? तो यहाँ पर आपके पास कोई अप थ्रस्ट नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। आप सिर्फ अगर गिर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के अंडर ही गिरे तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ gravity alone is called फ्री फॉल। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन फ्री फॉल का। तो फ्री फॉल में इतना ही था और कुछ नहीं है, बट इसमें आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा क्योंकि आपकी बुक के अंदर दिया है। आपने न्यूटन के तीनों लॉज ऑफ इक्वेशन पढ़े होंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। एक है v = u + at, फर्स्ट है, और सेकंड है s = ut + हाफ at का स्क्वायर, और थर्ड है v² = u² + 2as। ठीक है, अब इसमें क्या चेंजेस आएगा देखो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से छोड़ रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से बैठ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से रिलीज़ कर रहा हूँ, इनिशियली वो ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पर है ना। अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पर है, इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है, शुरुआत की जो वेलोसिटी हो, क्या होगी? ज़ीरो ना। अभी तो कोई वेलोसिटी नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इन फ्री फॉल जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? ज़ीरो। तो अब अगर मैं ये पहला वाला इक्वेशन लूँ तो पहला वाला इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, v = at। अब यहाँ पे ये ज़ीरो है तो ज़ीरो में लिखूँगा नहीं, तो 0 + at, तो सिर्फ 80 लिख दिया मैंने यहाँ पे। और आपको पता है जो एसिलरेशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ये ग्रेविटी का एसिलरेशन है। जो आपका g है, स्मॉल g, वो क्या होता है? एसिलरेशन ही होता है ना। तो ये एक जगह पे मैं g लिख सकता हूँ, तो ये फॉर्मूला मेरा बन जाएगा v = gt। आई बात समझ में? सिमिलरली ये फॉर्मूला देखो, अभी ये फॉर्मूला में यहाँ पर u है और आपको पता है कि फ्री फॉल में u 0 होता है, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। तो 0 × t, 0 ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये s = अभी तो ये वाला पार्ट तो मैं लिखूँगा नहीं क्योंकि 0 हो चुका है, और ये हाफ at का स्क्वायर, हाफ at का स्क्वायर। अभी मैंने बताया यहाँ पर a मतलब एसिलरेशन, तो ग्रेविटी भी क्या है? एसिलरेशन। तो मैं यहाँ पे g डाल दूँगा एक ही जगह पर, तो s = हाफ gt का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और थर्ड वाला देखो, यहाँ पर u का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 0 तो आप लिखोगे नहीं, तो v² = 2as, और एक ही जगह पे आप लिखोगे g। तो ये आपके तीनों फॉर्मूले कुछ इस तरह हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि ये जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया हूँ, या फॉर्मूला तभी यूज़ कर सकते हो जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके लिए ये वैलिड नहीं है। क्यों?
क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है। ग्रेविटी का फोर्स यहाँ पर है और उसका फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। और अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं नेगेटिव साइन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और उसका आपको वेलोसिटी निकालना है तो आपका ये जो g हो जाएगा वो माइनस जी हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका माइनस जी हो जाएगा और इस फॉर्मूले में भी आपका माइनस जी हो जाएगा। आई बात समझ में? और ये जो आपको फॉर्मूला मिला है ये एक ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है उसका फॉर्मूला है ये। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। ग्रेविटी का भी डायरेक्शन इसी साइड है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और वो कहाँ गिर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो उसका डायरेक्शन और ग्रेविटी का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो ये पॉजिटिव। जब ग्रेविटी का डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाए तो साइन विल बी नेगेटिव। ये आपको याद रखना है। तो हमारा फ्री फॉल का भी लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप एज अ नोट ले लो। नोट ये है, व्हेन द डायरेक्शन of gravity and object is same, then g is taken as positive। आई बात समझ में? ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप लोग खुद से लिख सकते हो यहाँ पर कि when the direction of gravity and object इज अपोजिट। आई बात समझ में? जब अपोजिट रहेगा देन जी इज टेकन एज नेगेटिव। तो यहाँ पे सेम के बाजू में मैं स्लैश अपोजिट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर पॉजिटिव के बाजू में स्लैश नेगेटिव। मीन्स जब डायरेक्शन सेम होंगे तो जी पॉजिटिव, जब डायरेक्शन अपोजिट तो जी नेगेटिव, ठीक है। सो ये नोट आप कर लेना, आपको 11th में भी काम आएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, पेज नंबर 11 पे डू यू नो का कुछ पार्ट दिया है, वो हम लोग देख लेते हैं। उस पार्ट में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो फ्री फॉल के बारे में वहाँ पे डिस्कशन हुआ है कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट को लो जिनका मास अलग अलग हो और उनको आप ड्रॉप करो कितने भी हाइट से, तो दोनों एक साथ ही अर्थ के सरफेस पे टच होंगे। उनको उतना ही टाइम लगेगा जितना पहले ऑब्जेक्ट को लगा, उतना ही सेम टाइम दूसरे ऑब्जेक्ट को भी लगेगा। तो एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, उन्होंने लीनिंग टावर ऑफ पीसा से एक एक्सपेरिमेंट किया। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, दो डिफरेंट मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट को उन्होंने लिया और एक ही टाइम पे दोनों ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया नीचे। और जब चेक किया गया टाइमिंग्स, कितने टाइमिंग्स पे दोनों ऑब्जेक्ट नीचे ग्राउंड पे टच हुए, तो पाया गया कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे ही ग्राउंड पे टच हुए और दोनों का मासेस बहुत डिफ़र करते थे। मतलब एक का मास अगर 100 किलो है तो दूसरे का 10 या 20 किलो, इतना डिफरेंस था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मासेस चाहे कितना भी हो ऑब्जेक्ट का, चाहे मास कितना भी हो ऑब्जेक्ट का, चाहे बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट हो या बहुत हल्का ऑब्जेक्ट हो, जो ग्रेविटी होती है वो सबको बराबर ही अट्रैक्ट करती है, किसी को ज़्यादा नहीं, किसी को कम नहीं, ठीक है। सबके ऊपर जो फोर्स लगाती है वो फोर्स सेम होता है। तो आपके दिमाग में भी क्वेश्चन ये आएगा कि अगर फेदर को हम छोड़ें और स्टोन को छोड़ें तो स्टोन पहले गिरेगा, फेदर ऐसे ऐसे करते हुए गिरेगा, तो काफ़ी देर बाद गिरेगा फेदर, ठीक है। तो ये क्यों होता है? अब ये इसलिए होता है कि मैंने पहले भी आप लोग से डिस्कस किया था कि फेदर इतना लाइट वेट होता है कि उसके ऊपर एयर रेसिस्टेंस लगता है। जब आप नीचे उसको फेंक रहे हो तो जैसे आपके पैराशूट के ऊपर एयर रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ लगता है, वैसे ही उसके ऊपर भी एयर रेसिस्टेंस लगता है। आई बात समझ में? तो वो एयर रेसिस्टेंस की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से जो फेदर है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। सेम चीज़ आपके पैराशूट में भी होता है, आपकी स्पीड वहाँ पे स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एक लिंक दिया हुआ है पेज नंबर 11 पे, सबसे नीचे बॉटम ऑफ द पेज
वहाँ पे आपको एक लिंक दिया है, यूट्यूब वीडियो का लिंक है, वो वीडियो आप जाके देखना। उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि एक रूम है, वो रूम को पूरा वैक्यूम बना दिया है, मतलब वहाँ पे कोई भी एयर नहीं है, कुछ भी हवा नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पे वो लोग ने एक बंडल ऑफ फेदर लिया और एक बड़ा सा पियानो लिया जिसका लगभग हंड्रेड्स ऑफ किलो वेट होगा, और फेदर एकदम लाइट वेट था, 100 या 200 ग्राम का रहा होगा। वो दोनों को साथ में ड्रॉप किया, तो फेदर और पियानो जो 100 किलो से भी ज़्यादा था पियानो, वो दोनों एकदम साथ में गिरे। वहाँ पे रूम के अंदर कोई भी एयर रेसिस्टेंस नहीं था, क्योंकि वो रूम में क्या था, वैक्यूम। वैक्यूम मतलब नो एयर, तो वो फेदर को एयर रेसिस्टेंस नहीं मिला, तो फेदर तुरंत का तुरंत नीचे गिर गया। आई बात समझ में?